Let Sn equal to 1 plus minus 1 raised to the power n upon n, and n belongs to set of natural numbers, then the sequence Sn is. तो हमें एक Sn सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है और आपसे पूछा गया है कि सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी एंड इज कन्वर्जेंट टू 1, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इज कन्वर्जेंट टू 1, neither monotonically increasing nor monotonically decreasing but is convergent to 1 और divergent। यानी कि सबसे पहले तो आप इन चारों ऑप्शन से ये आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी कन्वर्जेंस की बात करी गई है और फिर उसके मोनोटोन्स की बात करी गई कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। तो सबसे पहले हम ये जो सीक्वेंस है उसको देख लेते हैं। तो जब भी आपको सीक्वेंस इस टाइप में मिले -1 रेज टू द पावर n अपॉन n, तो इसको आप ब्रेक कर लीजिए इवन और ऑड में, यानी कि जो टर्म्स हैं उसमें 1 का ही गैप होगा, तो आपको दो सबसिक्वेंस मिल जाएगी एक तरह से। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन n इफ ऑड, इफ n इज ऑड, और 1 प्लस 1 अपॉन n इफ n इज इवन। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं इसको एक सबसिक्वेंस मान लूं तो इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ दिस, यानी कि अगर मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूं सपोज करो, तो लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 एंड लिमिट ऑफ दिस इज ऑल्सो 1। तो यहाँ से दोनों ही जो आपको सीक्वेंस है, दोनों सबसिक्वेंस की जो लिमिट है वो 1 मिल रही है। यानी कि इससे जो मतलब सबसिक्वेंस, अगर किसी सबसिक्वेंस की लिमिट या 2 या 3 की अगर सेम आ जाती है तो वो कंफर्म नहीं कर सकते कि सीक्वेंस की लिमिट भी वही होगी। लेकिन यहाँ पर जो एंटायर है, एंटायर सीक्वेंस जो है वो इन दो से जनरेट हो सकती है। एंटायर सीक्वेंस कैन बी फॉर्म बाय these टू सबसिक्वेंस। तो इसलिए हमने इसकी कन्वर्जेंस की बात कर दी कि यहाँ पर इसकी जो लिमिट होगी वो 1 होगी। ठीक है, अगर आपको कोई सीक्वेंस है और उसकी कोई 2 या 3 सबसिक्वेंस जो है वो किसी एक पर्टिकुलर लिमिट पर कन्वर्स कर रही है, तो आप उससे ये कभी भी आइडिया नहीं लगा सकते कि हाँ कि वो सीक्वेंस की लिमिट होगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए, जैसे कि एक 1 1 1, ठीक है, एक 1 माइनस 1 अपॉन इस तरह से ले लीजिए उसके टर्म्स में, और इनकी सबकी लिमिट 2 3 की सेम आएगी, लेकिन उसमें एक और ले लीजिए जैसे 2 प्लस 1 अपॉन n, इसकी लिमिट 2 हो जाएगी तो वो डिफरेंट हो जाएगी। तो कभी भी ये आइडिया नहीं लगाएंगे कि अगर सबसिक्वेंस के लिमिट सेम हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है एंटायर सीक्वेंस कैन बी जनरेटेड बाय दीज टू सबसिक्वेंसेस, तो इसलिए यहाँ पर लिमिट 1। अब सेकंड बात करते हैं उसके, तो ऑप्शन डी तो यहीं पर डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि उसने कहा है डाइवर्जेंट, तो ये तो खत्म। अब बात करते हैं उसके मोनोटोन मोनोटोन की, कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने एस एन को डिफाइन किया गया है यहाँ पर, तो जैसे जैसे हम एन को बढ़ाएंगे सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो छोटा रिजल्ट आएगा वो सबसे बड़े एन से मिलेगा, और सबसे सबसे बड़ा जो एन होगा, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से जो सबसे बड़ा रिजल्ट मिलेगा, इसका मतलब है इसको सबसे छोटा होना पड़ेगा, और ये सबसे छोटा कब होगा, जब n इन्फिनिटी को जाएगा। यानी कि इसकी सबसे बड़ी जो वैल्यू हो सकती है वो 1 हो सकती है, और जो लेस वैल्यू होगी वो 0। तो यहाँ से ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस सबसे बड़ी वैल्यू इसकी 2 होगी, और जो लीस्ट वैल्यू होगी वो इसकी 1 होगी, 1 प्लस समथिंग, ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये आप देखिए एक बार जो वैल्यू है वो 0 से 1 जाती है और फिर 1 से 2 जाती है। तो यहाँ पर जब ओड होता है तो वो 0 और 1 के बीच में, और ये रहता है, तो ये ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, यानी कि 2 से 1 जा रही है। ये क्या जा रही है, 2 से 1। तो 2 से 1 यहाँ पर डिक्रीजिंग आ गया है, और यहाँ 0 से 1 यहाँ पर इंक्रीजिंग आ गया है। तो ऑड में ये
इंक्रीज होती है, इवन में ये डिक्रीज होती है, तो यहाँ से पता चल जाता है ना तो ये इंक्रीजिंग है मोनोटोनिकली और ना ही डिक्रीजिंग है। अगर अब भी कुछ डाउट है तो इसमें जो आपको एसएन था, आपको यहाँ से हमने जो एक तरह से ब्रेक के फॉर्म में लिख रखा है, यहाँ से आप टर्म्स निकाल लीजिए। तो जो फर्स्ट टर्म होगी यहाँ से क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर अगर आप सेकंड टर्म देखेंगे तो यहाँ पर n के, क्योंकि वो 2 हो जाएगा, तो n की जगह 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस हाफ 3/2, यानी कि बढ़ा। अब फिर से ओड पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे आप 3 रखेंगे 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/3, ये फिर से घट गया। यहाँ बढ़ा, यहाँ पर पॉजिटिव, बढ़ने का मीन्स पॉजिटिव, यहाँ पर घटा मीनिंग निगेटिव। तो आप देख रहे हैं ना तो वो होमोजीनियस वे में बढ़ रहा है ना ही वो घट रहा है। ठीक है, तो ये ना तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। तो जो पहला ऑप्शन था ए, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड इज कन्वर्जेंट टू 1, इट इज कन्वर्जेंट टू 1, बट एंड के साथ ये दूसरी कंडीशन भी है, तो दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग का है मोनोटोनिकली, इसलिए ए जो चॉइस था हमारा वो डिस्कार्ड। सेम मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड कन्वर्जन टू 1, तो बी ऑप्शन भी इसीलिए आपका डिस्कार्ड हो जाता है क्योंकि एक ही कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दूसरी जो लिखा है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग उसको नहीं। सी हमारा ट्रू हो गया है, ना तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना ही वो डिक्रीजिंग है, और डी पहले ही हमारा डिस्कार्ड हो गया। तो इसकी जो की है, की जो है इसकी वो ऑप्शन सी है। False, limit, first limit is 0, limit of this expression is 0, limit of this one is 0, and limit of this one is 0, and we have to find which limit is given to us is not equal to in the right hand side of the limit. Now come to option A, x upon e raised to the power x, this is the expression we have to test limit when x tends to infinity. Infinity upon infinity, this is the form, indeterminate form, so apply L'Hopital rule. According to L'Hopital rule, we have to take differentiation separately in numerator and denominator, 1 upon e raised to the power x, and apply limit 1 upon infinity, this will approximate to 0, so option A is right. Come to option B, 1 upon x e raised to the power 1 upon x, directly put limit 1 upon 0 into infinity, this is of the form, so you have to take, or you have to make this either 0/0 or infinity by infinity to find the limit. So keep this point, if you take e raised to the power minus 1 upon x in numerator and 1 upon x in denominator, then what will happen, then this is of the type 0/0 form. Now apply L'Hopital rule, e raised to the power minus 1 upon x, and take derivative of minus 1 upon x, it will be minus of 1 upon x square, and derivative of this one is 1. Now apply limit, it will go to 0, 0 into infinity, it means again you have to apply L'Hopital rule, so avoid this 1 to take e raised to the power 1 upon x in numerator, because you have to apply L'Hopital rule more than 1. Also, when you take e raised to the power 1 upon x in numerator, never understand this is of the type e raised to the power minus y, because in denominator many students did this mistake. E raised to the power y type function is given in denominator, and when you took in numerator, then you are considering e raised to the power minus y type. It means e raised to the power x and e raised to the power minus x, these are two different functions. Given is this, so when you took in numerator, function must be same, so you consider e raised to the power x and put minus sign, and you have to generalize all the concept and limit formulas. Now check option B carefully. So how to solve this one, 1 upon x and
e raised to the power 1 upon x. This is main dividing line. Now apply limit according to L'Hopital rule. Differentiate this 1 upon x square e raised to the power 1 upon x into minus 1 upon x square. Minus 1 upon x square cancel out by this numerator term minus 1 upon x square. So left term is 1 upon e raised to the power 1 upon x. Now apply limit. It will be 1 upon infinity equal to 0. So this one is also true. Option A is true. Option B is true. Now come to option C. Sin 0 is 0. 1 plus 0. This one is 0 upon 1. So this one is also true. Option C is also true. So D will be our right choice. It will be false. So, and we have to find false one. Now check cos 0 upon 1 plus 0. It means cos 0 is 1 and 1 in denominator 1 upon 1 is 1 and given to us 0. So D is our desired option. So correct choice is option D. Correct option is option D. If the equation of the tangent plane to the surface z equal to 16 minus x square minus y square at the point P 136 is ax plus by plus cz plus d equal to 0, then the value of mod d is, हमें mod d का वैल्यू फाइंड आउट करना है. यानी कि अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए जो d है तो हम mod d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो यहाँ पर जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको एक बार मैं रीराइट कर लेता हूं. तो यहाँ पर एक सरफेस गिवन है हमें, सरफेस z इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. एक इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन. टेंजेंट प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 ये गिवन है. एक पॉइंट गिवन है, स्पेसिफिक पॉइंट P और जिसका कोऑर्डिनेट्स है 136. तो ये हमें गिवन है. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एक्चुअली में अगर हम इसका मोटिवेशन देखें तो किस तरह से आता है. सपोज करो ये कुछ हमारे पास वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास कुछ प्लेन के वेक्टर्स हैं और ये एक नॉर्मल है, नॉर्मल वेक्टर. तो ये एक पॉइंट P पर ये नॉर्मल है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x नॉट y नॉट z नॉट है. और एक हमने स्पेसिफिक पॉइंट सपोज करिए वो यहाँ पर Q कॉल करा उसको, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं x y z ये हैं. तो यहाँ पर जो इसका मोटिवेशन है इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूं, इस पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है प्लेन में, इस स्पेसिफिक पॉइंट तक एक वेक्टर बनेगा, यानी कि एक वेक्टर आपका ड्रॉ होगा. और ये जो वेक्टर होगा ये नॉर्मल के साथ इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 है. तो ये जो वेक्टर है, जब आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है आपकी, वेक्टर फॉर्म आपका होता है सबट्रैक्शन से, यानी कि x माइनस एक्स नॉट y माइनस y नॉट z माइनस z नॉट. इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं इसकी. अब हमें नॉर्मल फाइंड आउट कर लें, क्योंकि ये नॉर्मल, जो नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर वो इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, उसका 0 आएगा. ठीक है, ये वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. सपोज करो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसको मैं ए बी सी कॉल कर देता हूं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी y माइनस वाई नॉट प्लस सी z माइनस z नॉट इक्वल टू 0. तो यही हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है. और इसको जो हम जानते हैं, यानी कि वेल नॉन जो टर्म हम यूज करते हैं इसके लिए पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट होता है और एक इसमें हम नॉर्मल यूज करते हैं, तो इसको हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं. तो हमें सबसे पहले नॉर्मल का नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना होगा.
तो अगर जो आपको सरफेस गिवन है z इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ z प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 16। ये एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से ये जो दे रखा है हमें एक कांस्टेंट वैल्यू गिवन है, तो इसको हम एज ए स्केलर फंक्शन यूज कर सकते हैं, यानी कि जैसे लेवल सरफेस और लेवल सरफेस अगर यूज करते हैं तो मैं इसको एक न्यू वेरिएबल यानी कि फंक्शन फाई से इसको डिनोट कर देता हूं। तो ये फाई इक्वल टू हो गया है z प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये हो गया है। और जो नॉर्मल होगा, क्योंकि ये सरफेस है तो नॉर्मल इस सरफेस पर नॉर्मल क्या होगा, वो होगा ग्रेडियंट फाई जो होता है वो हमें नॉर्मल देता है, नॉर्मल नॉर्मल वेक्टर। तो ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज अ नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, तो यहां पर ये नॉर्मल आएगा, तो इसका नॉर्मल हम निकाल लेते हैं। नॉर्मल एट अ पॉइंट पी निकालेंगे, वो पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बाद में पुट कर लेंगे हम। तो सबसे पहले पार्शियल फाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये प्लस पार्शियल फाई विद रेस्पेक्ट टू वाई और प्लस पार्शियल फाई विद रेस्पेक्ट टू जी, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और क्योंकि ये वेक्टर होगा तो ये आई जे और के ये इसके रहेंगे, तो यहां से हम निकालते हैं पार्शियल फाई अपॉन पार्शियल एक्स। तो यहां से एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y और जो z है वो हमारा एज ए कांस्टेंट रहेगा, तो ये 2x, यहाँ पर आपका 2y, तो ये i कैप हो जाएगा, यहाँ पर j कैप, और यहाँ पर जब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, तो k कैप। अब हम यहाँ पर क्योंकि एट ए पॉइंट p निकालना है तो p इसमें पुट कर देते हैं 1 3 6 जो हमें गिवन था। इसके p के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे हमें, स्पेसिफिक पॉइंट के 1 3 6 ही है, तो यहाँ पर हम 1 3 6 पुट कर देते हैं, x की जगह 1, y की जगह 3 और z की जगह 6। तो हम करते हैं 2i प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6 j कैप प्लस k कैप। तो ये हमारा जो आ गया है ये नॉर्मल आ गया है, नॉर्मल। तो अब हमें इक्वेशन निकालना है, तो जेनेरिक पॉइंट उसके जो कोऑर्डिनेट हैं POINT, उसके कोऑर्डिनेट हमने x y और z ले लिया है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ax माइनस एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स नॉट क्या है 1, और a का यहाँ पर ये a का वैल्यू है, ये b का और ये c का, तो a का वैल्यू 2 है, तो 2x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू 6 y माइनस वाई नॉट, यानी कि वाई नॉट का जो यहाँ पर वैल्यू है वो 3 प्लस जी का वैल्यू यहाँ पर 1, सॉरी ए बी सी, यहाँ पर सी का वैल्यू आएगा, तो सी का वैल्यू 1 और जी माइनस जी नोट का जो यहाँ पर वैल्यू है वो 6 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होगा। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, तो 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 18 प्लस जी माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है मुझे, तो 2x प्लस 6y प्लस जी, यहाँ माइनस 2 और माइनस 18 माइनस 20 और माइनस 6, तो ये माइनस 26 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दे रखा था वो क्या दे रखा था, ax प्लस वे वाई, ये इससे कंपेयर करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो d का वैल्यू है वो माइनस 26 है, तो मोड d का वैल्यू जो होगा वो आपका 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 26 कौन सा हमारा है, तो जो हमारी राइट चॉइस होगी वो की ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, नॉर्मल
पॉइंट फॉर्म की हेल्प से। इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of the function z equal to y square e raised to the power 2x at 2 comma minus 1 along the unit vector b equal to alpha I plus beta j is 0, then mod of alpha plus beta we have to find. Means norm or absolute value of alpha plus beta we need to find. And if we want to find alpha plus beta, their sum, then we have to take idea where is alpha beta is used. As alpha beta used in unit vector, so it can be used. The property of unit vector is alpha square plus beta square should be 1 by the property of unit vector. And directional derivative of a function either z, or you can write f of xy equal to y square e raised to the power 2x at the point 2 comma minus 1 along unit vector. It is not necessary a given vector should be unit vector. It may be any vector, and many writer use unit vector because for their conveniency or for a limited in limited direction to find directional derivative. Directional derivative means find the derivative in all direction. Remember one point, if directional derivative of a function exists, then it is not necessary at that point function is continuous, because we know the property of derivative. If a function is differentiable, then function is continuous. So many times and you will face many problems. All directional derivative will exist at a point, but function is not continuous at that point. So to find directional derivative of this function z or function f, we should find nabla f with unit vector b at the point 2 comma minus 1, and this value is 0. This information is given to us, and this is, you can say, formula to find directional derivative. Now del f will be partial derivative with respect to f with respect to x of f I hat plus partial f with respect to y j hat, and this is 2 e raised to the power 2x y square I hat plus is e to e raised to the power 2x 2y j hat, and nabla f with dot product vector b is 2e raised to the power 2x y square I hat plus e raised to the power 2x 2y j hat, and unit vector is alpha I plus beta j hat. I with I and j with j because it is dot product. 2 alpha e raised to the power 2x y square plus beta e raised to the power 2x 2y. Now del f dot product with b at the point 2 comma minus 1 is 0. This implies that put value of coordinate or point in this 2 alpha e raised to the power 4 into 1
plus beta e raised to the power 4 into 2 minus 1 equal to 0. This means that 2 e raised to the power 4 alpha minus beta is equal to 0. And we know that a product of these two is 0. It is non-zero because e raised to the power 4 graph of this is like, so this is never be 0 exactly. Asymptotic value may be 0 or limiting value may be 0 e raised to the power x, but exact value is not 0. This implies alpha minus beta equal to 0. This implies alpha equal to beta. And from the equation, as I discussed in starting, alpha square plus beta square equal to 1. This is the property of unit vector. So alpha square plus alpha square equal to 1, or 2 alpha square equal to 1, alpha equal to plus minus 1 upon under root 2. This is the value of alpha and beta, but we need to find value of mod alpha plus beta. So mod value of, because these two are equal, so 2 alpha, and this value is 1 upon root 2 into 2. This means root 2. So which one option is giving the value of root 2? Option C is our right choice. Let T be a linear transformation from r square to r square given by txy equal to minus x comma y. Then option A, B, C, D are as given. Whenever linear transformation is given, then always try to form matrix representation of linear transformation, because with the help of matrix representation we are more clear about what is asked, and we are more answerable in quick way. So for R2, standard ordered basis is A1 E2, means 1 0 comma 0 1. These are the elements of standard ordered basis. So represent T with respect to standard ordered basis will be, put T10 equal to minus 1 comma 0, and it can be written as minus 1 A1 plus 0 times E2, and T01 will be 0 1 0 times E1 plus 1 times E2. So these are coefficients. So write in column minus 1 0 0 1, it is matrix representation of T with respect to standard ordered basis. So you can check determinant of this one. Determinant of T is equal to minus 1. So it is invertible. So it is, when invertible, so it is 1 1 and on 2, 1 1 and on 2. So find T square. T square will be minus 1 into minus 1 turns to positive 1, 0 0 1. It means T square equal to identity matrix of size 2. Now come to the option T raised to the power 2k.
put k equal to 1, then t square equal to t is given, but t square is equal to identity. So option A discard here. Now t raised to the power 2k plus 1. So we can easily find t cube from this. So when we find t cube minus 1 0 0 1, it will be same as t. So t cube equal to t, and here is given minus t. When k put k equal to 1, then t cube equal to minus t, but we got t cube equal to t. So option B also discard. Now the range of t square is a proper subspace of the range of t. What is asked? Range of t square is proper subspace of the range of t, and in option D asked about range of t square is equal to range of t. As minus 1 0 0 1, this is the matrix representation of t. So rank of, because its determinant is non-zero, so rank of t is equal to 2. Also dimension of r square is equal to 2. So range space of t is isomorphic to r square. Now come to the point. t square equal to identity, and this is also non-zero determinant. So range of t square is isomorphic to r square. So range of t square and range of rt both are equal because of finite dimensional vector space. If it is not finite dimensional, then we can't say about.